ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पढ़े थे कि पेनक्रेटाइटिस को हम सेवेरिटी को किस तरह से एक्सेस करते हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था कि सेवेरिटी के लिए ये 5 क्राइटेरियाज जो हैं वो फॉलो होते हैं। नंबर 1 रैनसन क्राइटेरिया, नंबर 2 इसको अपाची कहते हैं, इसका मतलब होता है एक्यूट फिजियोलॉजिकल एंड क्रॉनिक हेल्थ इवैल्यूएशन, ठीक है। और उसके बाद ये ग्लासगो स्केल होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन के लेवल हम देखते हैं, और उसके अलावा ये बिशप स्कोर भी होता है। अब हमारे पास जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है उसकी सिवियरिटी हमें इसलिए ज़रूर पता करनी है क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे कि माइल्ड में ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है और सिवियर में थोड़ा ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट है। माइल्ड में क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे ऑर्गन डिसफंक्शन की तो मिनिमल ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है वो भी बताऊंगी, वो भी माइल्ड में मिनिमल होती हैं और पेशेंट की अनइवनफुल रिकवरी हो जाती है, मतलब कोई इतना मेजर मसला नहीं बनता और वो रिकवर हो जाता है और मोर्टलिटी रेट 1% या इससे भी कम है। लेकिन अगर पेनक्रेटाइटिस बहुत ज़्यादा सवेयर हुआ तो सवेयर में क्या होगा, नंबर 1 ऑर्गन डिसफंक्शन यानी ऑर्गन फेलियर। अभी हम देखेंगे रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियोवैस्कुलर फेलियर में पेशेंट जा सकता है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन का जो चांस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सूडोसिस्ट होती है, एब्सेस बनती हैं। और उसके बाद फिर वो कहता है कि रिकवरी जो है वो भी इतनी आसानी से नहीं होती, सर्जिकल इंटरवेंशन इवन करनी पड़ती हैं। और मोर्टलिटी का जो रेट है वो तकरीबन डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ 20 to 50% होता है। इसलिए हमें ये फाइंड करना ज़रूरी है कि पेनक्रेटाइटिस जो है वो एक्यूट है या पेनक्रेटाइटिस माइल्ड है या पेनक्रेटाइटिस जो है वो सवेयर है, ठीक है। अब वो जैसे मैंने आपको कहा ये स्कोरिंग है, इस स्कोरिंग में से नंबर 1 जो हमारे पास आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है जो आपको आना चाहिए वो होता है रेनसन्स क्राइटेरिया या रेनसन स्कोर, ठीक है। इस रेनसन स्कोर के अंदर टोटल 11 पैरामीटर्स हैं। इन 11 पैरामीटर्स में से 5 पैरामीटर्स जो हैं वो हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन लाजमी एक्सेस करते हैं और बाकी जो 6 पैरामीटर्स होते हैं वो अगले 48 घंटों में एक्सेस करने होते हैं। अब जो 5 पैरामीटर्स हैं वो बहुत आसान से हैं। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना होता है, नंबर 1 पेशेंट की एज देखनी होती है। नंबर 2 हम लोगों ने उसके जो WBCs हैं यानी वाइट ब्लड काउंट है वो देखना होता है जो हमें इन्फेक्शन की सिवेरिटी का बताता है। नंबर 3 हम लोग जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मेजर कर रहे होते हैं। नंबर 4 आपने याद रखना है सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज देखा जाता है। और नंबर 5 जो है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज देखा जाता है, ठीक है, सो AST सॉरी। तो उसके बाद आपने अब ये याद रखना है, देखो ना ए देन बी और सी से याद रख लो सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। सो ए से हम एज देखते हैं और ए से हम उसका क्या देखते हैं, AST लेवल देखते हैं। बी से हम उसका ब्लड काउंट देखते हैं, वो भी WBC काउंट और ब्लड शुगर देखते हैं। और सी से आप लोग याद रखें सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। सो A, B, C हम देख रहे होते हैं। अब इनकी ना प्रॉपर उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर पेशेंट की एज 55 से ज़्यादा हुई तो फिर हम उसको क्या देते हैं, एक स्कोर दे देते हैं, ठीक है। अगर उसका जो AST के लेवल्स हैं वो मोर देन 250 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हुए तो भी इसको एक स्कोर मिल जाएगा। WBC काउंट अगर तकरीबन 16,000 से ज़्यादा हुआ तो फिर उसको एक नंबर मिल जाएगा। इसी तरह जो ब्लड शुगर है वो 200 से ज़्यादा हुई तो फिर हम उसको एक नंबर देते हैं 200 mg पर डेसीलीटर। और जो सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है वो 700 से ऊपर हुआ, ये वैल्यू अब थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी, तो उसको एक नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो ये वो 5 चीज़ें हैं A, B और S से सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन मेजर करनी है। नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हमने देखनी होती हैं। नंबर 1 हम पेशेंट का हेमाटोक्रिट डिक्रीज़ देखते हैं कि हेमाटोक्रिट जो है वो किस इंटेंसिटी से और किस तरह से डिक्रीज़ कर है, ठीक है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एलिवेशन देखते हैं, जैसे हमें पता चलता है कि किडनी फेलियर में तो नहीं जा रहा कहीं पेशेंट, ठीक है। नंबर 3 हमने सीरम कैल्शियम देखना होगा क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इनके अंदर हाइपोकैल्सीमिया शुरू हो जाता है ड्यू टू फैट नेक्रोसिस। उसके बाद हम लोग जो है वो आर्टीरियल साइड पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देखते हैं, बेस डेफिसिट देखते हैं और बेस डेफिसिट के अलावा हम एस्टिमेटेड फ्लूइड सिक्वेंस्ट्रेशन देखते हैं, फ्लूइड लॉस देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम द वेसल्स, इंटरस्टिशियल फ्लूइड लॉस देख रहे होते हैं। तो हेमाटोक्रिट देखना है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, कैल्शियम, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बेस डेफिसिट एंड इसी तरह एस्टिमेटेड फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन देखते हैं। इनकी भी वैल्यूज़ हैं कि अगर ये 10% से ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया तो एक नंबर मिलेगा। अगर जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो 5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हुई तो एक नंबर मिलेगा। सीरम कैल्शियम हम देखते हैं अगर वो 8 mg पर डेसीलीटर से कम हुई तो एक नंबर मिलेगा, यानी हाइपोकैल्सीमिया हुआ। आर्टीरियल डेफिसिट जो है या आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 60 से अगर कम हुआ
बेस डेफिसिट अगर 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हुआ और एस्टिमेटेड फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन मोर देन 6 लीटर हुई तो 1 सो इसका मतलब है टोटल हमारे पास 11 स्कोर है। अब डिपेंडिंग अपॉन स्कोरिंग अगर तो वो आ रहा है कितना 0 से 2 के बीच में आ रहा है तो फिर हम कहते हैं कि कोई इतनी मोर्टेलिटी की बात नहीं है, टेंशन नहीं है, मोर्टेलिटी चांस 0% है। अगर ये स्कोर 3 से 4 के बीच होगा तो मोर्टेलिटी रेट 15% तक बढ़ जाता है। अगर ये स्कोर हमारे पास 5 या 6 हुआ तो मोर्टेलिटी रेट अप टू 50% हो जाता है, और अगर ये स्कोर जो है वो 6 से ज़्यादा हुआ तो मोर्टेलिटी रेट 90%। तो इस तरह हमें सिवियरिटी का पता चलता है कि डिजीज़ कितना सिवियर है। तो ये नंबर 1 हो गई रेंसन्स क्राइटेरिया, जिसमें 5 चीज़ें आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन देखनी है और बाकी चीज़ें आपने अगले 48 घंटों में देखनी है। इसी तरह बेटे अब आप लोग उधर से देख लेना गूगल से। एक होती है अपाचे स्कोरिंग, आपकी बुक में नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं बताई। इसमें भी हम हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर और सीरम सोडियम और सीरम पोटाशियम और ये सब कुछ देख रहे होते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस स्कोरिंग को भी हम देखते हैं कि अगर अपाचे स्कोर मोर देन 8 हो तो इसका मतलब है डिजीज़ सवेयर है। इसी तरह ग्लासगो स्केल जो है वो हम देखते हैं अगर वो मोर देन 3 है, और सी रिएक्टिव प्रोटीन के जो लेवल्स हैं एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए 150 mg पर लीटर से अगर ये ज़्यादा हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि डिज़ीज़ क्या है, सवेयर है, ठीक है। अब सवेरिटी का तो हमें पता चल गया। इस डिज़ीज़ की वजह से आपको केस दे के पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि इस डिज़ीज़ की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। क्या डिज़ीज़ है? एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है। सो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस से कुछ कॉम्प्लिकेशन लोकल होती हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशन हम कहते हैं जी सिस्टेमिक होती हैं, क्योंकि वो पूरे सिस्टम वाइज जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अब लोकली क्या हो सकता है? लोकली ये होता है कि पेनक्रियास के इर्द गिर्द एक्यूट फ्लूइड कलेक्शन होती है। सम टाइम ये ऑटोमेटिकली यानी मतलब खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है लोकेटेड इन और नियर द पेनक्रियास। और उसके बाद वो कहता है सम टाइम ये, और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखनी कि इसके इर्द गिर्द जो वॉल ऑफ ग्रैनुलेशन या फाइब्रस टिश्यू वो नहीं होती। अगर तो वॉल हुई तो फिर वो सिस्ट बन जाएगी। 50% केसेस में ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन 50% में ये आगे सिस्ट और एब्सेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 हमें पता है कि स्टीराइल पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस हो रही होती है, और ये पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस इस वजह से ही हो रही होती है कि वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ होते हैं, और जैसे हमने कहा कि फैटी नेक्रोसिस है तो साथ में पेनक्रियाटिक पैरेन्काइमा जो है वो भी नॉन वाइबल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कुछ केसेस के अंदर ये जो फ्लूइड है अगर इस फ्लूइड को आकर एक वॉल ऑफ फाइब्रस या ग्रैनुलेशन टिश्यू सराउंड करेगा तो क्या बन जाएगी? एक्यूट सूडोसिस्ट बन जाएगी। और ये जो सूडोसिस्ट है ये भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। यही जो सिस्ट है, या अगर हमने इसको ट्रीट ना किया और अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पस वगैरह बन गई तो क्या हो जाएगा? एब्सेस हो जाएगी। तो क्या भी बन सकता है? एक्यूट पेनक्रियाटिक एब्सेस बन सकती है। सो लोकली क्या हो सकता है? वहाँ फ्लूइड जमा हो सकता है। उसके बाद नेक्रोसिस हो सकती है, सूडोसिस्ट बन सकती है या एब्सेस बन सकती है। पेनक्रियाटिक एसाइटिस जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। उसके बाद पेनक्रियाटिक इफ्यूजन डेवलप हो सकती है ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अराउंड द पेनक्रियाज। और साथ में हमारे पास बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है पोर्टल या स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस के लिए ड्यू टू द ब्लॉकेज एंड स्टेसिस। थ्रोम्बोसिस का चांस भी बढ़ जाता है। सो ये लोकल कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। अब अगर हम सिस्टेमिकली बात करेंगे तो बेटे आपने बस रट्टा लगाना है या जो भी करना है आपने याद रखना है, हर सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है। यानी अगर हम लंग्स के लेवल पे बात करेंगे तो लंग्स के लेवल पे जैसे मैंने आपको कहा था एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इनिशिएट हो सकता है, ठीक है। और पेशेंट को क्या होना शुरू हो जाएगा? साथ में नमूनिया हो सकता है, इन्फेक्शन शुरू हो सकते हैं, लंग कोलैप्स, एटीलेक्टेसिस हो सकता है, या फिर प्लूरल इफ्यूजन भी हमने बात की थी कि 20% पेशेंट्स में मिलती है। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें आपने याद रखना है क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा होता है, सिक्वेस्ट्रेशन होती है, जिसकी वजह से क्या शुरू हो जाता है? हाइपोटेंशन शुरू होती है। हाइपोटेंशन होती है तो बॉडी में कार्डिक आउटपुट भी गिरता है, वॉल्यूम भी कम है तो हाइपोवोलीमिया, इवन शॉक हो सकता है, और पेरिकार्डियल इफ्यूजन, हार्ट के इर्द गिर्द भी फ्लूइड जमा हो सकता है।